नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी देने वाले का नाम तो आप सबको मेजॉरिटी एनसीईआरटी की बुक में पता होगा, एल्फ्रेड वेगनर, बट उनका चेहरा नहीं देखा हो तो आज देख लीजिए। ये है आपके एल्फ्रेड वेगनर। इनका अगर थियरी हम लोग डिटेल में देखें तो इनके अनुसार कुछ इस प्रकार से कहा गया था कि जो हमारे आज के दिखने वाले जितने कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सारे के सारे क्या थे, पहले एक साथ जुड़े हुए थे। इनको ये चीज़ पता कैसे चली, उसके लिए हमको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जस्ट इतना समझिए कि इन्होंने कोई एक कागज़ का टुकड़ा लिया, उसको बहुत जगह से कट किया। वो कागज़ का टुकड़ा और कोई टुकड़ा नहीं था, वो एक मैप था, वर्ल्ड का मैप। सारे कॉन्टिनेंट्स को इन्होंने कट किया और जोड़ने की कोशिश की, और इन्होंने क्या पाया कि भाई सारे एजिस क्या हो रहे हैं कि जॉइंट हो रहे हैं, और मेजॉरिटी सारे जॉइंट हो रहे हैं। बट ऐसे कैसे होगा? तो आपके सामने मैं एक पेपर ले रहा हूँ। अब ये पेपर को मैं क्या करता हूँ कि भाई इसको दो हिस्सों में फाड़ दिया और अब मेरे को इसको जोड़ना है। तो भाई सिंपल हम क्या करेंगे, एजिस को जोड़ेंगे। एजिस को मैं ये एजिस और ये एज को जोड़ूंगा तो नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर ये जो है मैच नहीं कर रहा, इससे नहीं कर रहा। अब ऐसे करते हैं, सर ऐसे भी नहीं कर रहा, तो थोड़ा और पलटते हैं। हाँ, ये मैच हो रहा है ना, ये मैच हो रहा है। अगर इसको और हिस्सों में फाड़ के फेंक दिया जाए तो भाई ये तो जो है फिर बाद में क्या हो जाएगा कि आपका स्पेसिफिकली और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट फिर भी सॉल्यूशन तो वही रहेगा। सॉल्यूशन अगर वो पेपर के 4 टुकड़े कर दिए गए तो पेपर के 4 टुकड़ों को आप कैसे जोड़ोगे? ऐसे ही जोड़ोगे ना, एजिस को पकड़ोगे और यहाँ पे ऐसे ये रहा, जुड़ गया। देन आफ्टर ऊपर का वाले पेज को भी पकड़ोगे आप और इसको भी यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करोगे। हाँ, एजिस मैच हो रही है, हाँ वेरी गुड, मैच हो रही है, तो इसको हमने यहाँ पे जोड़ दिया। सेम इसको भी पकड़ा और इसको भी यहाँ पे जोड़ने की कोशिश की और ये जुड़ गया। तो ये जो है सिंपल टास्क। तो वैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेपर को नहीं जोड़ा, इन्होंने वो मैप को, जो कॉन्टिनेंट्स थे उस कॉन्टिनेंट को जोड़ने की कोशिश की। तो उनको जो कॉन्टिनेंट जुड़ता हुआ दिखा वो आप देख पा रहे होगे। ये देखो, ये अफ्रीका, ये आपका साउथ अमेरिका। इसका जो आपका कह सकते हो कोस्ट है, आपके कह सकते हैं साउथ अमेरिका का जो आपका ईस्ट कोस्ट और आपके अफ्रीका का ये वेस्ट कोस्ट क्या हो रहा है, जुड़ता हुआ दिख रहा है। ये ब्राज़ील, ये आपका घाना, तो ये क्या हो रहा है भाई, जुड़ रहा है। वैसे इन्होंने बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ किया, बहुत सारे कॉन्टिनेंट के साथ किया। यूरोप को इससे जोड़ा तो लगा कि हाँ भाई ये भी थोड़ा बहुत जुड़ रहा है। तो इनके दिमाग में आया कि जब ये पहले से ही अगर एक साथ जुड़े तो दूर कैसे हो गए। तो इन्होंने जो है एक थियरी का जन्म किया। उस थियरी का नाम है, कह सकते हैं आज की थियरी आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। आज हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, ठीक है, कि भाई इनके अनुसार कब क्या चीज़ हुई, पहले कौन सा बड़ा लैंड मास हुआ करता था, कौन सी बड़ी समुंदर हुआ करती थी, उसको हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते। बट उससे पहले हमको थोड़ा जियोलॉजिकल टाइम स्केल पता होना चाहिए, क्योंकि हर समय कुछ कुछ हो रहा है इनके अनुसार, तो वो कौन सा समय है वो पहले देख लेते हैं। तो एनसीईआरटी का एक प्रॉपर कह सकते हैं एक ये पिक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, ये मेरी ही एनसीईआरटी है जिसको मैंने थोड़ा बहुत गंदा कर दिया है, बट स्टिल आई थिंक इट्स विजिबल। अब यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा और जूम कर दूँ तो आपको बस इतना एक डेटा याद रखवाने की ज़रूरत है मेरे को, कि आपको इतना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इयॉन, एरा, एपॉक वगैरह सब क्या होता है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको पता चलेगा कि एक जगह पे क्या दिया है, इयॉन दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एरा दिया होगा, ये दिख नहीं रहा होगा बट मैं बता रहा हूँ, इयॉन, EON, यहाँ पे दिया है एरा, ERA, फिर आएगा पीरियड, PIROD, फिर बाद में आएगा यहाँ पे इपॉक, समझे। तो यानी आपको ये चीज़ जियोलॉजिकल टाइम स्केल से पता चल रहा है कि भाई कुछ बहुत बड़ा है। इयॉन जो है सबसे बड़ा है। कैसे बड़ा है भाई? 0.5 बिलियन ईयर अगो, यानी कि अगर हम बात करेंगे बिलियंस ऑफ ईयर अगो की बात करेंगे, 0.5 के ऊपर बिलियन अगर हो रहा है तो उसको हम इयॉन्स में डालेंगे, समझे। 0.5, 0.6, 0.7, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 7 बिलियन ईयर अगो, तो हम लोग उसको इयॉन्स में घुसेड़ देंगे, समझे। वैसे ही हम लोग अगर जो है एरा अगर आया तो 100 मिलियन, अगर 100 मिलियन से ऊपर की बात हो रही है, 200 मिलियन, 250 मिलियन ईयर अगो, तो उसको हम लोग किस में डालेंगे? एरा में डालेंगे। वैसे ही सेम टू सेम पीरियड में अगर जो है स्पेसिफिकली अगर बात हो रही है 10 मिलियन से ऊपर की बात हो रही है, मतलब
10 मिलियन ईयर अगो, 12 मिलियन ईयर अगो, तो उसको हम लोग कहाँ डालेंगे, पीरियड के जोन में डालेंगे। और उसके बाद अगर 10,000 से ज़्यादा साल की बात हो रही है तो उसको हम किस में डालेंगे भाई, इपॉक वाले कॉलम में डालेंगे। तो ये चीज़ थी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ डेटा अनुसार, इस डेटा के अनुसार मैं कह सकता हूँ ईयन सबसे बड़ा है, उसके बाद नंबर आएगा एरा का, उसके बाद नंबर आएगा पीरियड का, और लास्ट में नंबर आएगा इपॉक का। इस तरह से हम कह सकते हैं ईयन इज ग्रेटर देन एरा, इज ग्रेटर देन पीरियड, इज ग्रेटर देन इपॉक। समझे। अब हम लोग को थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि भाई हम किसकी और बातें करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको मेजॉरिटी पता होना चाहिए कि कौन से यहाँ पे ईयन्स हैं, एरा है, पीरियड है, इपॉक है। तो आपको जो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी है उसके अनुसार पर्मियन पीरियड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर्मियन पीरियड, ठीक है, ये तकरीबन कह सकते हैं आपका ये जो पर्मियन पीरियड दिख रहा है 245 टू 286 मिलियन, यानी 250 मिलियन के आसपास की बात हो रही है। 250 मिलियन ईयर अगो के आसपास की बात हो रही है कि वहाँ से आपके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी का अगर बात करें तो बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा लैंडमास था, फिर वहाँ से क्या हुआ, टूटा, वो क्या था हम देखेंगे अभी डिटेल में। ठीक है, बस इतना समझिए। पहले अभी हम लोग जो जी रहे हैं वो जो है, अगर इपॉक की बात करें तो इपॉक चल रहा है हेलोसीन, यानी 0 से लेके 10,000 साल, अभी से लेके पीछे 10,000 साल तक चले जाओ तो वो है आपका होलोसीन। फिर उसके बाद अगर बात करें होलोसीन किस पीरियड में आएगा, तो क्वाटरनरी पीरियड में आएगा। उसके बाद कौन सा पीरियड आता है, टर्सरी, मतलब आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई आपके अर्ली ह्यूमंस जो है, यहाँ पे अर्ली ह्यूमन एंसिस्टर मतलब हमारे एप्स जो थे वहाँ से यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर बाद में क्रेटेशियस पीरियड आपका, टर्सरी के बाद क्रेटेशियस पीरियड, मतलब इस पीरियड में क्या हुआ था, आपके डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे, यानी डायनासोर खत्म। उसके और थोड़ा पीछे जाए, जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड, जुरासिक पार्क मूवी तो देखी होगी आपने, है ना, जुरासिक वर्ल्ड। तो ये जुरासिक पीरियड किसकी बात कर रहा होगा, यानी जब डायनासोर थे। फिर ट्रायसिक पीरियड में कहा जाता है कि फ्रॉक्स और टर्टल्स एग्जिस्ट किया करते थे, समझे। और पर्मियन पीरियड फिर उसके बाद आता है, किसके बाद आता है, ट्रायसिक के बाद आता है पर्मियन पीरियड, जिसमें कहा जाता है कि भाई आपके यहाँ पे रेप्टाइल्स डोमिनेट किया करते थे, है ना, रेप्टाइल्स जो है ज़्यादा डोमिनेट करते थे। तो ये सारे पीरियड्स आपको पता होने चाहिए। अभी तक हम सिर्फ खाली पर्मियन पीरियड तक रहेंगे, उसके बाद आगे धीरे धीरे समय के साथ बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं कि आखिरकार कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी कहना क्या चाहती है। आपको इतना तो पता चल गया कि भाई कोई कॉन्टिनेंट्स मैच हो रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने देख लिया, कॉन्टिनेंट्स मैच हो रहे हैं किसके अनुसार, अगर आपके अल्फ्रेड वेगनर की बात सुनी जाए तो। आगे बढ़े अगर, तो भाई कौन से कॉन्टिनेंट्स अगर सारे मैच कर दिए गए, यानी कि आपके अफ्रीका मैच कर दिया आपने, जो है साउथ अमेरिका के साथ उसको मैच कर दिया, अंटार्कटिका को नीचे से आप ऊपर लेकर आए, एशिया और यूरोप को मैच करके रखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को भी लेकर आ गए, इंडिया को भी लेकर आ गए, आपने सिंपल नॉर्थ अमेरिका को भी लेकर आ गए, ग्रीनलैंड को भी आ गए, तो आपके पास एक बहुत बड़ा लैंड मास बनता है। ये है आपका एक बहुत बड़ा लैंड मास। यूरोसिया मतलब आपका यूरोप और एशिया पूरा आ गया है, नॉर्थ अमेरिका ये रहा पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये देखा इंडिया, ये रहा इंडिया, सोचो वहाँ था, ये कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ा लैंड मास है आपके सामने। ये बहुत बड़ा लैंड मास जो है कहा जा रहा है कि कौन से टाइम पे एग्जिस्ट करता था, तो एरा चल रहा था पैलेओज़ोइक एरा, और पीरियड चल रहा था पर्मियन पीरियड, मतलब कह सकते हैं 250 मिलियन ईयर अगो की पहले की बात है। तो इस समय कहा जाता है कि ये जो बहुत बड़ा लैंड मास था इसको बोला जाता था पैंजिया। क्या बोला जाता था भाई, पैंजिया, सुपर कॉन्टिनेंट बोला गया इसे। उसके बाद अगर एक लैंड मास है तो ऑब्वियस सी बात है पीछे सारे के सारे जो होंगे समुंदर होंगे, तो एक बहुत बड़ा समुंदर होगा, मेगा ओशियन होगा, उसको बोला गया क्या, पैंथालासा, समझे। तो याद रखिएगा पर्मियन पीरियड की अगर बात करेंगे तो हमारे पास जो है बड़ा लैंड मास जो है उसका नाम क्या है, पैंजिया, और जो उसका अगर कह सकते हैं मेगा ओशियन जो है उसका नाम क्या है, पैंथालासा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, समय बीतता गया और जो है ये दोनों धीरे धीरे देखेंगे ये बड़ा लैंड मास क्या हो रहा है, बिछड़ने लगा। समय बीता, कितना समय बीत गया, समय बीता तकरीबन 50 मिलियन ईयर अगो, मतलब तकरीबन कह सकते हैं 5 करोड़ साल के ऊपर की बात हो गई। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखने मिला भाई, मेसेजोइक एरा स्टार्ट हो गया। पीरियड कौन सा आया, ट्रायसिक पीरियड। इस टाइम पे आपका ये जो बड़ा सा पैंजिया हुआ करता था वो बेचारा 2 भागों में बट गया, मतलब कह सकते हैं इसका ब्रेकअप हो गया। अब ये ब्रेकअप हो गया तो भाई कह सकते हैं जो नीचे बचा उसे बोलेंगे हम लोग क्या, गोंडवाना लैंड। ठीक है, जो नीचे है आपके इसे बोलेंगे गोंडवाना लैंड, जो ऊपर है वो क्या हो गया, लॉरेशिया। अगर इसको हम देखें
तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। देखिए पहले कैसा था, पहले अगर बात करें लॉरेशिया, ये पहले ऐसे जुड़ा हुआ था, है ना, ये जो चीज़ दिख रही है आपको ये पहले ऐसे जुड़ा हुआ था। लेकिन 50 मिलियन ईयर अगो, यानी आपके पर्मियन पीरियड के बाद 50 मिलियन ईयर अगो मतलब बीत गए, तो भाई आपका जब ट्रायसिक पीरियड आया तो ये भाई बीच में दरार हो गई। अब ये जो है कहाँ चला गया, थोड़ा सा ऊपर कह सकते हैं, आपका ये ऊपर चला गया, यानी यहाँ पे क्या हो गया भाई, ब्रेकडाउन आ गया। अब जो है कह सकते हैं कि आपके पास क्या आ गया है, एक ये बड़ा सा लॉरेशिया ऊपर पड़ा हुआ है और नीचे जो है यहाँ पे आपके पास, नीचे जो है यहाँ पे गोंडवाना लैंड पड़ा हुआ है। अब बीच में एक सी भी एग्जिस्ट करेगा फिर तो, है ना, इस बीच में एक सी एग्जिस्ट करेगा आपका तैतीस सी, ठीक है। और आपके यहाँ पे अब देख रहे हो कि भाई एक ऊपर है एक नीचे। अब देखते हैं आगे, और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है, ये जो बड़ा लैंड मास एक हुआ करता था पेंजिया, अब 2 में हो गया है, लॉरेशिया और आपका गोंडवाना लैंड। अब धीरे धीरे आपके यही कंट्रीज़ जो है अलग होते हुए जाएंगे। साउथ अमेरिका उस साइड चला जाएगा, अफ्रीका इस साइड, इंडिया ये छोटा सा जो यहाँ फंसा हुआ है वो भी अपने आप को तोड़ के थोड़ा आगे निकल लेगा, ऑस्ट्रेलिया जो है इधर चला जाएगा। समझे, देखते हैं कैसे जाते हैं। तो ये जो है जुरासिक एज की बात है, ये थोड़ा पिक्टोरियल व्यू है, इससे ज़्यादा समझ आएगा आपको कब, वीडियो के फॉर्मेट में अगर हम देखेंगे तब। तो मैं आपको एक वीडियो रन चलाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा एनिमेटेड, तो आपको पता चलेगा 3D में। ये देखिए हम लोग जो है अभी वीडियो के फॉर्म में जाते हैं। आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है आज की दुनिया, आपके सामने ये जो चीज़ दिख रही है, इंडिया है, श्रीलंका है, ये रहा आपका अफ्रीका, ये रहा आपका सऊदी अरेबिया वगैरह, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। आज की दुनिया के अनुसार अगर हम चले तो अभी जो पीरियड चल रहा है आपको नीचे दिख रहा होगा, होलोसीन पीरियड, 0 मिलियन ईयर अगो की बात हो रही है। अब मेरे हर एक क्लिक पे क्या होगा, हम पीछे जाएंगे, समय के साथ साथ हम पीछे जाएंगे। यहाँ पे 250 मिलियन ईयर अगो, 300 मिलियन ईयर अगो के आसपास जाएंगे, ताकि हमें पता चले कि बाकी दुनिया कहाँ थी, तो आपको कुछ आइडिया लगेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम पीछे जा रहे हैं, इंडिया टूट रहा है, पीछे जा रहा है, जहाँ से आया था वो वापस वहीं जा रहा है। ठीक है, 30 मिलियन ईयर अगो, 50 मिलियन ईयर अगो अभी स्टार्ट होगा। ये देखो ये पूरा अब नीचे चला गया, देख रहे हो, ये देखो अफ्रीका से मिलने जा रहा है, ये जहाँ से आया था ये वहीं जा रहा है। 100 मिलियन ईयर अगो देखो, अब अंटार्कटिका भी आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, अर्ली क्रेटेशियस पीरियड आ चुका है, देखो सब नज़दीक आ चुके हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा, 150 मिलियन ईयर अगो लेट जुरासिक पीरियड, समझे। उसके बाद अब मिडल जुरासिक पीरियड में आप देखो सारे ये जो हमको दिखने मिला था, गोंडवाना लैंड दिख रहा है एक साथ, ये नीचे गोंडवाना लैंड बन रहा है, ऊपर अब देखेंगे हमारे ऊपर तो हमको क्या मिलेगा, लॉरेशिया वगैरह जो है, यानी अब जो है पूरा ये क्या हो गया है भाई, एक पेंजिया हो गया है। ठीक है, ये अब 250 मिलियन ईयर अगो के बाद अब क्या हो गया है, पूरा पेंजिया। देखो ऊपर भी हम चलेंगे तो हमको सारे कंट्रीज एक साथ क्या दिख रहे हैं, कंपाइल्ड दिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि आज की जो दुनिया आपको दिख रही है अभी, ये पहले सभी के सभी एक हुआ करते थे, पर धीरे धीरे समय के अनुसार आगे गए तो हम लोग क्या हो गए भाई, अलग। अब पर्मियन पीरियड में अब क्या होगा, सबके सब अब हम लोग वापस जा रहे हैं जैसे थे वैसे। अब देखो 250 मिलियन ईयर अगो, अब जो है पर्मियन पीरियड के बाद, ट्रायसिक पीरियड के बाद हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, अब आपका इंडिया आगे ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब सब एक दूसरे से जैसे नज़दीक आए थे वैसे अब दूर जाएंगे। ठीक, अब हम लोग क्या है, आज के प्रेजेंट टाइम पे आ रहे हैं, जस्ट वॉच इट। ठीक है, अब आप समझिए इसको, इंडिया को देखते रहना, ये है इंडिया, ये है मेडागास्कर, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका। अब देखिए 100 मिलियन ईयर अगो अब अलग हो रहा है मेडागास्कर, अंटार्कटिका और इंडिया से। अब इंडिया अपने जगह पे जा रहा है जहाँ से आया था। और एक और बात बता दूँ, 50 मिलियन या 55 मिलियन ईयर अगो तब जो है इंडिया ने इक्वेटर को टच किया था, पर 50 मिलियन ईयर अगो के बाद इंडिया ने बहुत तेज़ी से ट्रैवल किया और जाके किससे टकराया, ये इरोसिया से टकराया, मतलब आज का आपका एशिया। और जो टक्कर हुई, बहुत तेज़ टक्कर हुई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका हिमालय का फॉर्मेशन आप खुद देख पाओगे। 78 मिलियन ईयर अगो चल रहा है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन जैसे ही 50 मिलियन ईयर को क्रॉस होगा, ये भाई बहुत तेज़ी से हिट करेगा। लेट्स सी, जैसे इसको कोई बूस्टर लगा देता है, 50 मिलियन ईयर अगो के बाद इसका जैसे स्पीड एकदम तेज़ी से बढ़ता है। ये देखो 48, अब अचानक से देखो इतना डिस्टेंस बहुत तेज़ी से कवर करेगा ये, देख रहे हो, ये तिब्बतियन प्लेटू जा रहा है। देखो अब आपका सिंपल यहाँ पे आपका आगे क्या होगा, ये हिट होगा, और यहाँ पे आप देख रहे हो आपका हिमालय का फॉर्मेशन। तो ये है आज की दुनिया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
बढ़ते हैं आगे अपने पीडीएफ की तरफ। तो ये कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में है ताकि आपको एटलीस्ट पीडीएफ के अनुसार पता चल जाए कि जुरासिक एज मतलब 145 मिलियन ईयर अगो के आसपास क्या हो रहा था, कहाँ पे दुनिया किधर थी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका स्पेसिफिकली अगर बात करें लेट क्रेटेशियस पीरियड में, तो आप देखोगे इंडिया अब थोड़ा ऊपर जा रहा है। सेम आगे बढ़ें तो आपका ये इंडिया की जर्नी है, इसको हम आगे वाले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे वोल्केनोस को तो हॉटस्पॉट वगैरह क्या होता है, क्योंकि इंडिया जब ट्रैवल कर रहा था 50 मिलियन ईयर अगो, यहाँ 70 मिलियन ईयर अगो के नीचे देखो ये 50 मिलियन ईयर अगो इक्वेटर पे पहुंचा, बट उसके नीचे 70 मिलियन ईयर अगो पे आपके पास ये जो ट्रैवल किया इसने, तो ये एक रीयूनियन हॉटस्पॉट है यहाँ पे अगर आई थिंक मैं दिखा सकूँ आपको, ये देखो दुनिया भर के हॉटस्पॉट यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। हॉटस्पॉट क्या होते हैं? हॉटस्पॉट जो है एक लगातार बहने वाला मैग्मा, जो आपके कह सकते हैं मेंटल और कोर के बाउंड्री, आउटर कोर के बाउंड्री से मेंटल से होते हुए आपके लगातार ये बहता है, ठीक है। तो ये है आपका हॉटस्पॉट। अगर इसके ऊपर से कोई भी कॉन्टिनेंट पास करेगा तो वो क्या दे के जाएगा गिफ्ट में कि भाई थोड़ा मेरे से लावा ले जा। वो हॉटस्पॉट हिलेगा नहीं, लेकिन उसके ऊपर जो जो कॉन्टिनेंट्स ने ट्रैवल किया अभी तक, आपने जितना देखा बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स ने ट्रैवल किया होगा। ये देखो इंडिया ने इस रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से ट्रैवल किया, तो इसके ऊपर से जो इंडिया का जो भी भाग गया वो भाग जो है उसने लावा गिफ्ट के रूप में लिया। ये जो भाग है इसको कहते हैं डेक्कन ट्रैप। आज का गुजरात, महाराष्ट्र, हल्का फुल्का कर्नाटक, ये जो है आपका स्पेसिफिकली किस में आएगा? डेक्कन ट्रैप में। वो हम देखेंगे डिटेल में, वोल्केनो पढ़ेंगे तब, कि उसकी वजह से यहाँ पे वोल्केनिक टाइप ऑफ रॉक्स, ब्लैक सॉइल मिलती है, ये सब चीज़ें, ठीक है, आगे कवर करेंगे। तो ये था वो इंडिया की जर्नी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एविडेंस, क्योंकि भाई कोई भी अगर बंदा थियरी देता है तो उस थियरी को जो है सबूत के फॉर्म में भी दिखाना पड़ता है। तो इन्होंने सबूत तो दे दिया, पहला सबूत कि भाई मेरी थियरी को सपोर्ट कौन करता है? ये भाई मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स है ना, जिग्स ऑफ फिट हो रहा है, अफ्रीका को उठा के इसके साथ जोड़ दिया गया, इसके आपके साउथ अमेरिका के साथ, कि भाई ये दोनों जो है बाउंड्री मैच कर रही है। तो पहला तो सबूत यही है कि भाई मेरे तो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स क्या हो रहे हैं? मैच हो रहे हैं। फिर दूसरा जो है रॉक्स ऑफ सेम एजिस, इन्होंने जो है ये रेडियोमेट्रिक डेटिंग मशीन को उठाया और सिंपल क्या किया, सारे रॉक्स के इन्होंने जो है स्पेसिफिकली डेमो लिए, ठीक है, सैंपल्स लिए और उसको क्या किया, कंपाइल किया। और जब देखा कि भाई यहाँ की रॉक, किधर की रॉक आपकी, ये आपकी स्पेसिफिकली कह लें आपके यहाँ की ये घाना एरिया की, ब्राज़ील एरिया की रॉक्स, फिर यहाँ की आपके यूएस की इस साइड की, और आपकी कह सकते हो आपकी यूरोप की, ग्रीनलैंड की इस साइड की, आपका यहाँ पे अंटार्कटिका, ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का ये भाग, इंडिया का ये भाग, इन सब के रॉक्स की एजिस जो थी, एज जो है सेम पाई गई। ये कैसे हुआ? तो भाई एज सेम पाना मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, लेकिन 1 मिलियन या 2 मिलियन ईयर अगो के आसपास का डिफरेंस होगा। लेकिन ये अगर जियोलॉजिकली टर्म देखा जाए तो वो थोड़ा ज़्यादा नहीं है, सिंपल एग्जैक्टली अप्रॉक्सीमेट ही आएगा। तो ये कैसे हुआ होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये कभी ना कभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, है ना। ये कभी ना कभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो ही जो है रॉक्स ऑफ सेम एजिस मिलेगा। यहाँ पे रॉक, वहाँ पे रॉक। अभी हम इसका सबूत देखेंगे टिलाइट के फॉर्म में। एक ग्लेशियर का सेडिमेंट्री रॉक है टिलाइट, उसमें देखेंगे कि भाई वो इंडिया में कैसे आया, जब हमारे यहाँ पे ऐसे एरिया में जहाँ पे ग्लेशियर्स साउथ में बनते ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। ये जो फॉसिल्स हैं, ये फॉसिल्स जो है स्पेसिफिकली बताते हैं कि एक्चुअली में ये जो है इंडिया के यहाँ पे जो आपको फॉसिल दिख रहा है लाइस्ट्रोसोरस, ये आपको जो जीव दिख रहा है इधर, आई होप आप लोग देख पा रहे होगे, अच्छा जीव है थोड़ा, ठीक है। अगर इसको हिलाया जाए तो भाई आपको देख पा रहे होगे कि ये इसके पास पंख नहीं है, देख रहे हो, इसके पास कोई पंख नहीं है। अच्छा खासा दांत इसने लिया है कोलगेट के ऐड करने के लिए, बट स्टिल यू सी कि इट डज नॉट हैव एनी विंग्स। जब इसके पास विंग्स है नहीं तो ये बंदा इंडिया में भी पाया जा रहा है, अफ्रीका में भी पाया जा रहा है, अंटार्कटिका में भी पाया जा रहा है। मतलब ये लैंडमास कभी ना कभी एक हुआ होगा, तो ही तो ये बिना विंग का प्राणी ये तीनों कॉन्टिनेंट में पाया जा रहा है। इसके जो फॉसिल्स हैं, ये फॉसिल्स हर जगह पाए जा रहे हैं। फॉसिल क्या होता है? फॉसिल सिंपल, ये जब सारे के सारे ये जो जानवर जो होते हैं दब जाते हैं, ज़मीन के नीचे दब जाते हैं, तो ड्यू टू सम एनवायरमेंटल सिनेरियो या फिर कह सकते हो प्रेशर, टेम्परेचर का कुछ अच्छा वातावरण बनता है ज़मीन के नीचे, जिसकी वजह से उनका फ्लैश तो गायब हो जाता है लेकिन हड्डियाँ रह जाती है। ये जो है आपको एक किसी डायनासोर का फॉसिल दिख रहा है, ठीक है, मतलब उसकी हड्डियाँ दिख रही है। आपने बहुत बार देखा होगा म्यूजियम्स में ये सब हड्डियाँ लटका के रखते हैं ताकि आपको ये पता चले कि पहले के जानवर कैसे दिखते थे। तो ये पत्थरों में जो कैद फॉसिल्स है, ये फॉसिल्स आपको इस जानवर के इन सब एरिया में देखने मिले। कहाँ पे मिला? अफ्रीका, मडागास्कर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, आपका अंटार्कटिका। चलो ये तो जानवर था। व्हाट अबाउट प्लांट्स? ये प्लांट जो आप देख रहे हो, ठीक है,
ग्लेसोप्रिडल्स, ये जो है आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। भाई चलो जानवर तो तैर के चला जाएगा, व्हाट अबाउट दिस प्लांट, ये कैसे पहुंचा, इसका कोई आइडिया बताओ। भाई प्लांट तो एक ही किसी ना किसी प्रॉपर एक किसी जोन में रहते हैं, किसी एनवायरमेंटिक जोन में रहते हैं, एनवायरमेंट बदल गया तो पेड़ बदल जाता है, पेड़ जो है अपना उग नहीं पाता। तो कह सकते हैं कि एनवायरमेंट का जो फॉसिल जो मिला, जो आपके कह सकते हैं ये प्रॉब्लम ट्रीज़ का जो फॉसिल मिला, ट्रीज़ के फॉसिल कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, उसके पत्ते वगैरह आप देखोगे, प्रिंट्स वगैरह छप जाती है आपके पत्थरों पे। तो ये फॉसिल बताता है कि यार ये जो पत्थर में ये जो फॉसिल्स मिल रहे हैं पत्तों के, ये तो हमको हर जगह मिल रहे हैं। मतलब अल्फ्रेड वेगनर झूठ नहीं बोल रहा था, सही बोल रहा था कि एक्चुअली में ये जो चीज़ है ये बता रही है कि ये पेड़ के मैं जो है हर जगह पाया जा रहा हूँ, मतलब ये कभी सारे कॉन्टिनेंट से एक हुआ होंगे। सेम सारी चीज़ और देखो तो आपको ये जो है, ये जो जानवर है साइनोथस, ठीक है, ये आप देख पा रहोगे ये वाला जानवर, ये जो है इसका भी फॉसिल कैसे मिला भाई, साउथ अमेरिका में मिल रहा है, अफ्रीका में मिल रहा है। सेम आपका ये जो मेसोसोरस है, ये थोड़ा छिपकली टाइप जो दिख रहा है, ठीक है, ये देखो ये छिपकली टाइप जो दिख रहा है, ये भी जो है क्या है भाई, इसका भी फॉसिल आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, इस साउथ अमेरिका और अफ्रीका के आसपास, ठीक है। सेम टू सेम अगर ये देखोगे, ये है लेमुर, ठीक है, थोड़ा सा फनी है लेकिन फिर भी ये लेमुर है। लेमुर जो है कह सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है आपका, ये मेडागास्कर जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, और आपके इंडिया के साउथ में, और कह सकते हैं थोड़ा सा अफ्रीका में। तो इस प्रॉपर ये जो कॉन्टिनेंट्स और ये कंट्रीज से बोला जाए लेमुरिया, समझे। तो इसको याद रखना, ये चीज़ आखिरकार आई कहाँ से, इनके जो जीन्स वाले सारे के सारे यहाँ पे कैसे पहुँचे, तो कभी ना कभी ये तीनों भी साथ में थे ना, हमने देखा था मेडागास्कर, इंडिया और ये आपका अफ्रीका एक समय साथ हुआ करते। तो ये जानवर भी क्या होंगे भाई, एक दूसरे के साथ रहते होंगे। तो इसलिए जो है ये भी एक कह सकते हैं एविडेंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। फिर नंबर आता है प्लेसर डिपॉजिट्स का। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जो कह सकते हैं कि ज़मीनी लेवल पे गोल्ड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कुछ कुछ जगह आप देखोगे भाई बहुत डीप माइनिंग करती है तो जाके हमको जो है गोल्ड मिलता है। कहीं कहीं आप देखोगे भाई आप जो है नदियों में बह रहा पानी, उसको खाली ऐसे उठाओ और उसको छानो तो उसमें से क्या निकलता है, आपका गोल्ड निकलता है, गोल्ड के पार्टिकल्स निकलते हैं, ऐसे ऐसे कर दो बस खाली आपको गोल्ड मिल गया। तो वो जो डिपॉजिट जो ऊपर लेयर में होते हैं उसे बोलते हैं हम लोग क्या, प्लेसर्स। अब जो अंदर रहते हैं उसे बोलेंगे गोल्ड विन, जो आपको ज़मीन पे मिलते हैं उसे बोलेंगे एलुवियल प्लेसर, और जो आपके पानी के अंदर जो नदियों में जो आपको गोल्ड पार्टिकल्स मिलते हैं उसे बोलेंगे हम लोग क्या, एलुवियल प्लेसर। ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, इसको याद रखना, ठीक है। अब ये चीज़ कहाँ मिली हमको, तो भाई घाना के प्लेसर डिपॉजिट्स और ब्राज़ील के प्लेसर डिपॉजिट्स, ये दोनों जो है एक जैसे ही है। कैसे एक जैसे हैं भाई, सिंपल आप क्या करो भाई, थोड़ा सा भी खड्डा खोदोगे, ठीक है, 10-5 फीट भी अगर खड्डा खोदोगे, वहाँ फिर बाद में आप माइनिंग करना स्टार्ट करो, इन द सेंस कह सकते हैं थोड़ा सा डिपॉजिट लो और उसको छानो, तो उसमें से क्या निकलेगा आपको गोल्ड। वो प्रोसेस कुछ इस हिसाब से दिखती है, देखो इस हिसाब से दिखती है। आपके अफ्रीका में जो है घाना एरिया में क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा लेबर वगैरह होते हैं, ठीक है, चाइल्ड लेबर ज़्यादा किया जाता है, जो अच्छी बात नहीं है। तो आप देखोगे प्रोसेस उस हिसाब से, इनको देखो जानबूझ के देखो, इनको अच्छे से देखो, इन्होंने सिर्फ 5 फीट या ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट का गड्ढा खोदा है, और उसमें से क्या निकाल रहे हैं भाई, मिट्टी निकाल रहे हैं, और उसको क्या करते हैं ये लोग, इस प्रकार से छानते हैं। ये जो टूल यूज़ हो रहा है, पानी बहता रहता है, वो मिट्टी डालते रहते हैं, पानी जो है हैवी रॉक्स को उठा के बाहर ले जाता है, और जो गोल्ड जो होता है बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है। बाकी जो रॉक्स होते हैं उसके मुकाबले डेंस नहीं होते, वो जो है लेस डेंस होते हैं, तो पानी से बह जाते हैं, लेकिन गोल्ड के छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ फंस जाते हैं, और फिर क्या होता है, वही गोल्ड को बाद में पिघला के आपको बिस्किट के फॉर्म में दिया जाता है। ये देखो कैसा बंदा कर रहा है, यही मिट्टी है, यहाँ डाल दिया गया और वो पानी बह रहा है, वो पानी जो है पानी कीचड़ वीचड़ को लेके चला जाएगा, पर गोल्ड के जो डिपॉजिट्स है वो हैवी है, तो ये अंदर छानीदार में जो है फंस जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टिलाइट, एक और एविडेंस आया। ये पत्थर जो है आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं टिलाइट। पहले ये पत्थर को ध्यान से देख लो कैसा दिख रहा है, ये पत्थर ऐसा दिखता है, ये टिलाइट है। टिलाइट होते क्या है, टिलाइट जो है आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जो कि ग्लेशियर के डिपॉजिट से बने हुए। कैसे बनते हैं ये, पहले वो देख लेते हैं। तो भाई आपका ये जो रॉक है, ये है ग्लेशियर। ग्लेशियर आप सबको पता है भाई बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा होता है। वो आइस का टुकड़ा क्या होता है भाई, जब नीचे की तरफ ज़्यादा फोर्स पड़ता है, आपको मैंने पहले ही बताया था एम्बिएंट प्रेशर, जिसमें आइस एक एक्सेप्शन है। आइस के ऊपर जब आप ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो पिघलता है, मेल्ट होता है, ठीक है, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन आप बाकी सब एलिमेंट को देखो
तो आप उसको ज़्यादा अगर प्रेस करो तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है ना, मैंने इनर कोर को समझाते हुए बताया था। तो आइस को समझ लो, ये ग्लेशियर जो है इतना भारी है, जब नीचे इतना प्रेशर पड़ता है यहाँ नीचे, तो क्या करता है भाई, नीचे लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लेशियर स्लिप करता है। ग्लेशियर, इतना बड़ा ग्लेशियर क्या करता है, स्लिप। अब इतना बड़ा ग्लेशियर है, इतना हैवी ग्लेशियर है, जब ये पत्थरों से टकरा के स्लिप करता है तो ये पत्थर टूट जाते हैं, और ये पत्थर क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं ग्लेशियर के। आगे जाके जब ये ग्लेशियर क्या हो जाता है, पिघल जाता है, तो इसके नीचे जो पत्थर टूटे हुए बचे रहते हैं, जो कि हजारों लाखों साल तक यहाँ पड़े थे, तो वो एक नया रॉक का कह सकते हैं, एक नया ही रॉक अपनी टाइप क्रिएट करते हैं, उसे कहते हैं हम लोग क्या, ये टिलाइट के पत्थर। इसको देख लोगे अगर आप, जो पत्थरों की स्टडी करते हैं, ठीक है, वो लोग इसको देख के पहचान जाएंगे ये तो भाई ग्लेशियर से बना हुआ रॉक है। तो ये ग्लेशियर से बने हुए रॉक आपको कहाँ कहाँ देखने मिले, तो भाई ये जो है स्पेसिफिकली अगर आप देखोगे, ये आपका लोरेसिया गोंडवाना लैंड, ठीक है। अब आप इस पर ध्यान से फोकस करिए, मैंने बोला था एक समय पे इंडिया इक्वेटर के नीचे हुआ करता था, ये देखो गोंडवाना लैंड, यानी कह सकते हैं इंडिया आज के समय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके भी नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उसके भी नीचे, आज के समय तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, लेकिन गोंडवाना लैंड जब था तो साउथ में था, इक्वेटर के साउथ में। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका इतने साउथ में थे कि वहाँ पे कह सकते हैं ग्लेशियर का फॉर्मेशन हो सकता है। फ्रीजिड जोन सुना होगा, टॉरिड जोन, ठीक है, फिर उसके बाद टेम्परेट जोन, फिर उसके बाद फ्रीजिड जोन। तो इंडिया उस प्रकार से कह सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिड जोन में था, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे उसको क्या देखने मिलता होगा, ग्लेशियर्स के फॉर्मेशन होते हुए दिखेंगे। और वही ग्लेशियर के फॉर्मेशन ने आगे क्या किया, आपको ये टिलाइट जो है आगे, जब ये इंडिया यहाँ पे आया है ना, आज के समय जो आप देख रहे हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो जब इंडिया पहुँच गया तो आज भी आपको जो है साउथ में चले जाओ आप, है ना, केरला वगैरह ये सब साइड, तमिलनाडु वगैरह सब साइड में, तो इंडिया के बहुत सारे भाग में आपको क्या मिलता है, ये टिलाइट के पत्थर मिलते हैं, जो कि बताता है कि यहाँ पे तो कभी ग्लेशियर हो ही नहीं सकता आज के समय अगर बात करें। लेकिन ये पत्थर कहाँ से आए, तो ये पत्थर जो है स्पेसिफिकली कैसे आए ये आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते। फोर्सेस ऑफ ड्रिफ्टिंग, कुछ वजह दी गई होगी इनके द्वारा कि क्या हो सकती है फोर्सेस, तो इन्होंने बताया कि पोल फ्लेइंग फोर्स होता है भाई, है ना। पूछा जाएगा कि यार तुम बता तो रहे हो, सही बता रहे हो कि हाँ भाई जो है फॉसिल यहाँ पे भी मिल रहा है, वहाँ पे भी मिल रहा है, मान लिया तुम्हारी बात कि सभी कॉन्टिनेंट एक साइड ही थे, लेकिन ये कॉन्टिनेंट्स आज इतना दूर कैसे है ना। अगर आज मैप देखो आप, तो मैप के अनुसार तो भाई सब एक दूसरे से दूर है, तो भाई आप वजह तो बताओ, आप सिर्फ खाली क्या दे रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, लेकिन वजह नहीं बता रहे क्या वजह हो सकती है। तो इन्होंने बोला ठीक है बताते, इन्होंने बोला पोल फ्लीइंग फोर्स। पोल फ्लीइंग फोर्स मतलब सिंपल कहने का अर्थ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसे बनेगा, तो रोटेशन ऑफ अर्थ होता क्या है, आप सिंपल डोरी लो और कुछ बांध दो और घुमाओ उसको, तो वो है क्या, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो इनके अनुसार जो आपका अर्थ का रोटेशन हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ इसी हिसाब से, रोटेशन के हिसाब से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता होगा, है ना। ये अर्थ समझ लो, ये अर्थ घूम रही है, अर्थ के ऊपर बैठे हुए जो आपके तैरते हुए जो कॉन्टिनेंट्स है, ये जो है जब अर्थ घूमेगी तो ऑब्वियसली बात है ये कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, उनको भी दूर फेंका जाएगा। तो इनके अनुसार ऐसा कहा गया कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अर्थ के रोटेशन की वजह से हो सकता है कि ये सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स है यहाँ से वहाँ चले गए, वो यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इन्होंने और क्या बोला रीज़न, तो इन्होंने एक गजब का रीज़न दिया, टाइडल फोर्स। इन्होंने बोला टाइडल फोर्स, टाइडल फोर्स क्या होता है, इन्होंने बोला जो समुद्र की लहरें टकराती है ना कॉन्टिनेंट से, तो हो सकता है कि कॉन्टिनेंट्स को उन लहरों ने दूर फेंका क्यों, क्योंकि भाई लहरें बहुत ताकतवर होती है। कैसे ताकतवर होती है कि भाई आप एक बार चले जाइए तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। समुद्र किनारे चले जाओ, जब लहरें आए तो ऐसे खड़े रहो, इतना आपका इतना छोटा सा एरिया है, आपको लहर ने मारा आप गिर जाओगे, इतनी ताकतवर लहरें होती है। तो जस्ट इमेजिन करिए पूरा एक कॉन्टिनेंट का कोस्ट लाइन है, उसके ऊपर हर सेकेंड लहरें मार रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि इनके अनुसार कि भाई लहरों ने जो है शायद से इसको दूर किया हो। फिर आगे बोला गया बायोंसी, कि भाई कॉन्टिनेंट्स क्या है, भाई आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में कि भाई बायोंसी होती है, मतलब आपका जो एस्थनोस्फीयर है उसके ऊपर से आपके सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ठीक है। हम प्लेट टेक्टोनिक्स जब कवर करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि एस्थनोस्फीयर जो है उसके ऊपर जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होता है, ओशियनिक प्लेट होता है, ठीक है। तो हमारे कॉन्टिनेंट क्या है, ये सब क्या है, एस्थनोस्फीयर के ऊपर तैर रहे हैं, तो बायोंसी की वजह से हो सकता है। तो ये कुछ इनके कह सकते हैं कि भाई इन्होंने फोर्सेस बताए। और ड्रॉबैक्स की अगर बात करें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी की, तो बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बता पाए कि भाई आपका ये मेसोजोइक एरा में ही क्यों हुआ, ठीक है। ये बताना रह गया इनसे कि भाई जो फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है, फेल टू एक्सप्लेन वाई ड्रिफ्ट बिगन ओनली इन मेसोजोइक एरा, इससे पहले भी हो सकता है ना, तो ये बता नहीं पाए, क्योंकि भाई ऑब्वियस ही बात है, इतना डेटा स्पेसिफिक कौन बता पाएगा।
ये मेसेजोइक एरा में ही क्यों स्टार्ट हुआ है ना, पर्मियन एरा में ही क्यों ये सब अलग हो रहे हैं, गोंडवाना लैंड वगैरह सब। फिर उसके बाद ये भी नहीं बता पाए कि भाई आपने जो है कॉन्टिनेंट के ऊपर तो ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन ओशियंस का क्या, समझे। आपने कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ध्यान दिया, लेकिन आज तो पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, इंडियन ओशन है, ठीक है, आर्कटिक ओशन है, ये सब ओशियंस कैसे बने। पहले अगर आपके अनुसार अगर कहा जा रहा है कि भाई पैंथलासा हुआ करता था बड़ा ओशन, तो वो कैसे 5 भाग में बट गया, ठीक है। उसके बाद ये जो है इनके लोगों ने मतलब कुछ लोगों ने बोला कि इनकी जितनी थियरी है एजम्पशन बेस्ड पे, ठीक है, और वो बहुत ही जनरल नेचर की है, ये है इसका ड्रॉबैक्स। और लास्ट में ये जो इन्होंने जितनी भी आपके बताई फोर्सेस ऑफ ड्रिफ्टिंग, बायोन्सी, टाइडल करंट, ग्रेविटी, ठीक है, आपका ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये जो है क्या है, थोड़ा वीक है, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स इतने बड़े हैं जो कि ये कह सकते हैं कि इतने बड़े लैंड मास को मूव नहीं कर सकते। तो ये बहुत वीक फोर्सेस इन्होंने बताया, जिसकी वजह से इनको बोला गया कि भाई आपकी थियरी तो सही तो है, लेकिन हम लोग उसके फोर्सेस की वजह से थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं। फिर बाद में कुछ थियरीज आई, जैसे कि मॉडर्न थियरीज, जैसे कि कौन सी थियरीज है आपकी, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, कन्वेक्शनल सेल थियरी, फिर बाद में आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी। जब ये थियरीज पिक्चर में आई, बहुत साइंटिफिक थियरी थी, इन थियरीज ने प्रूव किया कि आपकी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी थी वो इन रियलिटी क्या थी, सही थी। तो ये था आपका आज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। बाकी की थियरीज जो भी है वो हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।